नमस्कार। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब अपन डिस्कस करेंगे जापान की जो डाइट है उसकी शक्तियाँ। अर्थात जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, डाइट का संगठन और उसकी शक्तियाँ बताइए। तो संगठन अपन दोनों देख चुके हैं, प्रतिनिधि सभा और सभासद सदन। अब अपन देखते हैं कि डाइट क्या काम करती है, डाइट के कार्य कार्य एवं शक्तियाँ। इन कार्यों और शक्तियों के 8 पॉइंट्स अपन ने बनाए हैं। सबसे पहला कार्य है विधायी शक्ति या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों की अगर अपन बात करते हैं तो डाइट जो है राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है और कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था है। देखिए, जापान में भी एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था है डाइट। तो कानून बनाने का जो मेन इम्पोर्टेंट काम होता है वो संसद या डाइट के द्वारा किया जाता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। लेकिन यदि साधारण सदन पहले प्रतिनिधि सभा में रखे जाते हैं और प्रतिनिधि सभा अगर उसको पारित कर देती है तो फिर वो सभासद सदन में चले जाएंगे। सभासद सदन के पास 60 दिन का समय होता है। 60 दिन में वो कोई भी संशोधन कर सकती है, सुझाव दे सकती है या अपने पास रोक के रख सकती है। अगर 60 दिन के पश्चात वो पारित नहीं करती है तो अगर प्रतिनिधि सभा उसे पुनः जो है 60 दिन तक वो अगर पारित कर देती है तो ठीक है। अगर दोनों के अंदर कोई मतभेद होता है तो एक संयुक्त दोनों की समिति बनाई जाती है जिसे संयुक्त कॉन्फ्रेंस समिति कहा जाता है। वो मतभेदों को दूर करने का प्रयास करती है। अगर मतभेद दूर होते हैं तो ठीक है, दोनों के द्वारा पारित माना जाएगा। और अगर नहीं होते हैं और 60 दिन का समय अगर हो जाता है तो उसके पश्चात प्रतिनिधि सभा उसे 2/3 बहुमत से अगर पुनः पारित कर देती है तो वो विधेयक वैसे ही माना जाएगा जैसा प्रतिनिधि सभा ने पारित किया और दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर रही हूँ। साधारण विधेयक किसी भी सदन में शुरू हो सकते हैं, चाहे प्रतिनिधि सभा में शुरू करो चाहे सभासद सदन में। प्रतिनिधि सभा में अगर रखे जाते हैं तो पारित होने के पश्चात द्वितीय सदन सभासद सदन में चले जाते हैं। सभासद सदन के पास 60 दिन का समय होता है। उसमें वो पारित कर सकती है, संशोधन सुझा सकती है या रोके रख सकती है। अगर मतभेद है तो संयुक्त कॉन्फ्रेंस समिति होती है। मतभेद दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्रयास तो हो जाता है, मतभेद दूर हो जाते तो विधेयक पारित हो जाता है। लेकिन अगर मतभेद दूर नहीं होते हैं तो प्रतिनिधि सदन अगर उसको 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर देता है तो वो दोनों के द्वारा पारित माना जाएगा। दोनों उसमें फिर सभासद सदन के पास कोई पावर नहीं होती है। लेकिन यदि पहला सदन सभासद सदन है और द्वितीय सदन प्रतिनिधि सदन है और वहाँ अगर उसको संशोधन किया जाता है या मतभेद होता है या अस्वीकार किया जाता है तो अस्वीकार करने की स्थिति में सभासद सदन उस पर पुनर्विचार नहीं करेगा, उसे पुनः पारित नहीं कर सकता है। अर्थात यहाँ पर ये हुआ कि जो द्वितीय सदन है सभासद सदन साधारण विधेयक को 60 दिन तक की देरी कर सकता है। अंतिम निर्णय प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही किया जाएगा। इस तरह सामान्य विधि निर्माण में प्रथम सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन शक्तिशाली है और सभासद सदन उसको 60 दिन तक रोक के रख सकता है। वो उसके पास शक्ति होती है। दूसरा जो अपन बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में देखिए मोटे रूप से 3 कार्य ये करती है, 3-4 कार्य। पहला होता है कि प्रधानमंत्री का चयन करती है। प्रधानमंत्री का चयन डाइट के द्वारा किया जाता है। सम्राट तो केवल उसकी औपचारिक घोषणा करता है और डाइट में से ही अधिकतर मंत्री लिए जाते हैं। तो मंत्रियों का इसमें से लिए जाएंगे और प्रधानमंत्री का चयन भी ये करके देती है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट कार्य है, सरकार पर नियंत्रण रखती है क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है। डाइट के सदस्य जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रतिनिधि सभा सरकार को हटा सकती है, मंत्री परिषद को हटा सकती है, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल गिर जाएगी।
देखिए यहाँ पर कार्यपालिका को नियंत्रित करने की जो शक्ति है वो वैसे तो दोनों के पास है, प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, ये तो, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लगाकर उठाने की जो शक्ति है वो केवल प्रतिनिधि सदन के पास है, प्रतिनिधि सभा के पास है, सभा सदन के पास नहीं है। तो कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा जो काम है कि मंत्रियों की कोई भी अगर गलत कार्य है या अनैतिक कार्य मंत्री कोई करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उसकी जांच करवा सकती है, उसकी समिति बना सकती है और समिति के माध्यम से ये जांच करवा सकती है। इस तरह कार्यपालिका पे नियंत्रित करती है, प्रधानमंत्री का चयन करती है और मंत्रियों की भी इसके द्वारा लिए जाते हैं, इसमें से ही लिए जाते हैं। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में अगर अपन बात करें तो जो मेन काम होता है बजट पारित करना। बजट या जिसको अपन वित्तीय विधेयक कहते हैं, इसके बारे में देखिए ये प्रावधान है कि बजट या वित्तीय विधेयक पहले प्रतिनिधि सभा में ही रखे जाएंगे, सभासद सदन में नहीं रखे जाते हैं। प्रतिनिधि सभा में रखे जाने के पश्चात वो सभा सदन पारित होने के पश्चात सभा सदन के पास चले जाएंगे। अब सभा सदन के पास 30 दिन का समय होता है। 30 दिन में वो सहमत होती है तो विधेयक आगे चला जाएगा। अगर सहमत नहीं है, मतभेद है, तो मतभेद दूर करने के लिए कॉन्फ्रेंस समिति बनाई जाती है, वो दूर करने का प्रयास करती है। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो वो वैसा ही 30 दिन के पश्चात पारित होगा जैसा प्रतिनिधि सभा ने पारित किया है। अर्थात बजट या वित्तीय विधेयक में सभासद सदन अर्थात द्वितीय सदन केवल 30 दिन की देरी कर सकता है। यहाँ पे भी प्रतिनिधि सदन पावरफुल है। देखिए सामान्य विधेयक में 60 दिन की कर सकता है, प्रतिनिधि सदन में वित्तीय विधेयक में केवल 30 दिन की देरी कर सकता है। फिर आती है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में 2 काम मोटे रूप से डाइट के द्वारा किए जाते हैं। एक तो होता है कि न्यायपालिका का संगठन, उसके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, न्यायपालिका की कार्य प्रणाली डाइट के द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा जो काम होता है कि एक महाभियोग न्यायालय बनाया जाता है जो डाइट अपने में से ही बनाती है, 14 सदस्य नियुक्त करती है और एक अभियोग न्यायालय बनाया जाता है जिसमें जितने जो महाभियोग न्यायाधीशों के विरुद्ध लगाए जाते हैं उनकी जांच की जाती है, उनके बारे में खोजबीन की जाती है। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल, उनका संगठन, उनके वेतन भत्ते, उनकी कार्य प्रणाली निर्धारित करती है और महाभियोग न्यायालय का गठन किया जाता है और महाभियोगों की जाँच की जाती है। फिर आता है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। निर्वाचन संबंधी शक्तियों में जैसे अभी बताया कि प्रधानमंत्री का चयन करती है, चुनाव करती है। दूसरा, अपने या दोनों सदन अपने सदस्यों की योग्यताओं को भी निश्चित करते हैं कि इन सदस्यों के निर्वाचन में क्या योग्यताएं होनी चाहिए डाइट के सदस्यों की, वो भी डाइट द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा अपना प्रथम अधिवेशन में ही ये अपने अध्यक्ष है, अपने उपाध्यक्ष है, स्थायी समितियों के अध्यक्ष है, सेक्रेटरी जनरल है, उन सब का चुनाव भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर आता है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। संविधान संशोधन के अंतर्गत देखिए डाइट के पास दोनों ही पावर होती है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है डाइट में ही प्रस्तावित होगा, दोनों सदनों में से किसी में भी, और पारित होने के लिए भी डाइट के 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संविधान संशोधन का कार्य भी करती है और इसके पश्चात जनमत संग्रह कराया जाता है। नेक्स्ट होता है विदेश नीति या संधियों का अनुसमर्थन करना। विदेश नीति, विदेशी संधियों का अनुमोदन डाइट के द्वारा किया जाता है। सरकार जो भी विदेश से दूसरे देशों से संधि करती है वो डाइट के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। हालांकि व्यवहारिक स्थिति ये है कि समझौते, प्रशासनिक समझौते के नाम से भी कोई एग्रीमेंट कर लिया जाता है, उस पर डाइट की समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो संधि की जाएगी उस पर डाइट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। इसी तरह विदेश संबंधों के बारे में जो मंत्री परिषद है प्रति वर्ष अपना एक जो रिपोर्ट है, अपना एक प्रतिवेदन है वो डाइट को देती है। डाइट उसके ऊपर अध्ययन करती है, उसके बारे में डिस्कस करती है और उसके बारे में आवश्यक सुझाव और निर्देश प्रदान करती है। तो विदेश संबंधों के बारे में भी काम करती है, संधियों का अनुसमर्थन भी करती है। और लास्ट वो है कि जन शिकायतों का निवारण करती है, अर्थात जनता की जो भी शिकायतें आएंगी उन पर ये विचार विमर्श करती है, सदन में उठाती है और उनको दूर कराने का प्रयास करती है। तो जन शिकायतों को सुनने, विचार विमर्श करने, जनता के मुद्दे उठाने का कार्य भी इस सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
इस तरह अगर अपन देखते हैं तो डाइट की जो शक्तियाँ हैं व्यापक और विस्तृत है। अगर अपन डाइट की शक्तियों की या डाइट की स्थिति का अगर मूल्यांकन करते हैं तो हम उसका मूल्यांकन दो तरीके से करेंगे, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से। अगर अपन सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं तो डाइट शासन के अंगों में सर्वोच्च है, एकमात्र विधि निर्माण करने वाली संस्था है, वो ही वित्त पर नियंत्रण करती है, वो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, मंत्रिपरिषद उसके प्रति उत्तरदायी है, वही प्रधानमंत्री का चयन करती है। तो अपन कह सकते हैं कि डाइट जो है सर्वोच्च अंग है, उसकी शक्तियाँ व्यापक और विस्तृत है। लेकिन यदि हम व्यवहारिक स्थिति पर गौर करते हैं या उसकी व्यवहारिक स्थिति देखते हैं तो वो अलग है। व्यवहार में ये स्वयं मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद के पास ये शक्ति होती है कि वो प्रतिनिधि सदन का विघटन कर सकता है समय से पहले। इसी तरह विधेयक का नेतृत्व भी वही करता है, विधेयक बनाकर वही प्रस्तुत करते हैं। डाइट तो केवल उन पर विचार विमर्श करती है और स्वीकार करने वाली संस्था होती है। तो उस व्यवहारिक स्थिति में मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ विस्तृत है, मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में डाइट काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डाइट की शक्तियों में कमी हो रही है और मंत्रिपरिषद की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, तो ये नहीं कि इसका कोई महत्व नहीं है। डाइट जो है जनता के लोकमत को अभिव्यक्त करती है। वह एक तरह से राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जहाँ राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होता है, सरकार की त्रुटियों पर प्रकाश डाला जाता है, लोकमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जनता की शिकायतें उठाई जाती है। तो और संसदीय शासन व्यवस्था है और इस रूप में संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में डाइट का महत्व बना हुआ है। धन्यवाद।